नमस्कार दोस्तों। जीके वीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन की हमारी इस सीरीज में प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आज से हम इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। इसलिए इस सीरीज में हम हर एक प्रश्न और उसके बैकग्राउंड का गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि परीक्षा में आपका कोई भी सवाल ना छूटे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जिसमें पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मीडा। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि हुआ करती थी। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा 1612 ईस्वी में स्वाली, जो कि सूरत के समीप में, पुर्तगालियों को हराकर उनके एकाधिकार का निरंतरता को तोड़ा। इसके बाद जहांगीर के अनुभवों से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। ध्यातव्य है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों दल में कौन थे? अंग्रेज व फ्रांसीसी। अंग्रेज कमोडोर कार्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्डेयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला शापेल की संधि जो 1748 ईस्वी में
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। अगला प्रश्न है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी के खिलाफ। वांडीवाश का युद्ध में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। जनवरी 1760 में हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। अगला प्रश्न है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफीम। भारत, चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय और कपड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में अफीम की खेती पर एकाधिकार स्थापित किया और भारतीय किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी, मिट्टी के बर्तन और रेशम की अधिक आवश्यकता थी। अतः विकल्पानुसार अफीम भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जन्म स्थान दिए गए हैं। तो ए में क्रिस्टोफर कोलंबस 2 है यानी बी जैक्स कार्टियर, सी सर फ्रांसिस ड्रेक। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो सही मिलान विकल्प ए होना चाहिए और सही मिलान इस प्रकार है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के रहने वाले थे यानी जन्म स्थान इनका इटली था। जैक्स कार्टियर जो फ्रांस इनका जन्म स्थान था। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम इनका जन्म स्थान था। फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल के थे, इसलिए इसका विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम और फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल से थे। अवश्य याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अगला टॉपिक ये है। इसका पहला प्रश्न है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद संधि। बक्सर की लड़ाई मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और कब हुई थी? अक्टूबर 1764 में। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। यहाँ 2 संधि हुई है, किनके बीच हुई थी इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उप दीवान किसे बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 में हुई थी के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो कि वर्तमान में ओडिशा नाम है की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देने तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी
न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की थी। मोहम्मद रजा खान उपनाज़ीम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक माफ कीजिएगा अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजा उद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। उसे 1778 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। 28 अगस्त 1772 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। सी यानी कि आपको बांटो और राज करो की नीति, ये सही होगा। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य मैसूर एवं पंजाब। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाया एवं यहां से फ्रांसीसी अधिकारियों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यह फ्रांस में स्थापित जैकोबियन क्लब की एक शाखा थी। टीपू सुल्तान ने इस क्लब का समर्थन किया और कथित तौर पर इसका सदस्य भी बना। उसने यानी टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तुनतुनिया यानी कि आधुनिक इस्तांबुल जिसको कहा जाता है, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे थे। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784 ईस्वी में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू लगभग 3 करोड़ रुपये
यानी 330 लाख रुपये नहीं देंगे, तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसका सही उत्तर है शाह शुजा से। शाह शुजा पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1772 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। सिख मिसल। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया। अगला प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक प्रतिबंधित हो गया। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में सर्वदेशिक हिंदू सभा के नाम से की गई। वर्ष 1921 में इस संस्था का नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से की गई। अगला टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इसका पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 1760 ईस्वी एवं 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि में रहा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड क्लाइव। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर लियोनिल कर्टिस। लियोनिल कर्टिस। सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी
और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसे प्रवर समिति को लिखा था उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसके स्वीकार करना चाहिए हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार को देवी को बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। ठगों को यह विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा W.H. स्लीमैन को। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या में ही इसके उत्तर को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। पूर्वी भारत की पहली यात्रा ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1, 2 और 4, यानी सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः कथन 1, 2 और 4 सही हैं। इस कारण विकल्प सी सही उत्तर होगा। नोट में दिया गया है कि 1833 का चार्टर एक्ट दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में एक आरंभिक और नीतिगत कदम था, लेकिन इस एक्ट के पारित होने के तुरंत बाद दास प्रथा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस एक्ट ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक व्यावहारिक मंच प्रदान किया। दास प्रथा का वास्तविक और औपचारिक उन्मूलन 1843 ईस्वी में इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से हुआ। इस एक्ट में दासों की खरीद फरोख्त और गुलाम रखने को सीधे तौर पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लीटन। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। तो संबंधित किससे थे? तो एस्ट्रेची कमीशन से थे, शस्त्र अधिनियम से थे और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से थे। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेयो। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 अपने शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। मेयो द्वारा 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया। इस रिजोल्यूशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई तथा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के विभाजन की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई तथा उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपियर। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल में के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। पी.ई. रॉबर्ट्स के अनुसार सिंध की विजय अफगान युद्ध के बाद हुई और नैतिक व राजनीतिक रूप से उसी का परिणाम थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 जिसमें व्यक्ति और सूची 2 जिसमें विषय के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है और दूसरी तरफ सूची, तो सही मिलान देख लेते हैं। व्यक्ति जैसे मैकडोनाल्ड, ये किससे जुड़े हुए थे? तो ये कम्युनल अवार्ड से जुड़े हुए थे। लिन लिथगो जो अगस्त प्रस्ताव से जुड़े हुए थे। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़े हुए थे और चेम्सफोर्ड द्वैध प्रशासन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर को, यानी कि नागपुर, संभलपुर और सतारा को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न नहीं है, इसी की व्याख्या को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए आदेश नहीं बल्कि प्रदेश कौन कौन थे? तो सतारा जो कि 1849 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी में ही, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1854 ईस्वी में तथा नागपुर 1854 ईस्वी में। जयपुर इसमें शामिल नहीं था। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जबकि 1 मई 1849 को सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी कि बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
पेशवा बाजी राव द्वितीय। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली, यानी कि संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो को 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1, 2, 3 और 4 सही विकल्प सही हैं। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसे मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इस प्रकार मेयो ने भारतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देकर प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1871 ईस्वी में मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की उन वित्तीय समस्याओं को संतुलित करने का प्रयास किया जो लगातार घाटे की स्थिति में थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में एवं व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सतारा का विजय 1849 ईस्वी में किया गया। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जबकि 1 मई 1849 को सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग पर। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली करने की घोषणा की। इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को नई राजधानी दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का भव्य राजकीय प्रवेश जुलूस निकाला जा रहा था। इसी राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में वायसराय की हाथी हौदे पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो गए तथा महावत मारा गया। इस घटना की योजना क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी कब? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन, जिनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 के समय था, इसी कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी।
इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों के लिए सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना था, यानी कि प्रबंध करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगीं। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद भार ग्रहण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस से विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1959 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो जिसमें पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मद्रास में। रैयतवाड़ी सबसे पहले कहां? तो मद्रास में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू की गई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र, जिसमें मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, असम एवं कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग आदि में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे एवं व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 ईस्वी के बाद जी
विंगेट और H.E. गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। अगला प्रश्न है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भूमि राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो महालवाड़ी का तो होल्ट मैकेंजी ने। 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र में अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महालवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महालवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग होना चाहिए, उपयुक्त लगता है। अतः विकल्प सी सत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर पत्रकों में विकल्प सी को ही सत्य माना है। अगला प्रश्न है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेथी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है, अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता था। अगला प्रश्न है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार और रेलवे के गारंटेड ब्याज। देखते हैं, होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत को आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियां तथा रेलवे के निवेशकों को गारंटेड ब्याज, ये सभी समाहित थे। यहाँ विकल्प में त्रुटिवश भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार लिखा गया है, जिसके स्थान पर इंग्लैंड में खरीदे गए तथा भारत को आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियां ज्यादा सही है, जिसका उल्लेख बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों ने भी किया है। अगला प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक नियंत्रित हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर है 1818 ईस्वी में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया।